नमस्कार, मेरा नाम है कविता तोमर और हम टीम डीकेटी के माध्यम से अपना हिस्ट्री का 11th क्लास और 12th क्लास की हिस्ट्री का सारा जो सिलसिलेवार सिलेबस है एनसीईआरटी की बुक्स का वो हम ख़त्म करने जा रहे हैं। और मैंने अपनी जो पढ़ाई है वो ग्रेजुएशन जो है मैंने वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और उसके बाद आगे की पढ़ाई में मैंने आर्ट हिस्ट्री किया है नेशनल म्यूज़ियम से और अभी फ़िलहाल मैं बीएड जो है वो कंटिन्यू कर रही हूँ, मेरा सेकेंड ईयर है। तो अभी तक आप लोगों ने जो 11th की हिस्ट्री में पढ़ा वो ये था कि मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन किस तरीके से स्टार्ट होती है और कैसे उसका डिक्लाइन हो जाता है। मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने के बाद एक लंबा फेज रहता है जहाँ पर धीरे धीरे थोड़ी छोटी छोटी जो संस्कृतियाँ हैं वो पनपती हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा साम्राज्य या कोई भी बड़ी संस्कृति को आने में थोड़ा वक्त लगता है। मेसोपोटामिया का अगर आपको जोग्राफिकल एरिया आपने कल देखा हो और आपको याद हो तो वो आपका दजला और फरात वाली नदियों के बीच वाला इलाका था। मेसोपोटामिया के पतन के बाद में, उसके डिक्लाइन के बाद में वहाँ पे दो मुख्य तौर पर साम्राज्य जो हैं वो उभर कर सामने आते हैं। इनमें से एक है आपका असीरिया का साम्राज्य और दूसरा होगा आपका बेबीलोनिया का साम्राज्य, जिसके हैंगिंग गार्डन बहुत फेमस हैं, जो एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक हैं। तो ये दो साम्राज्य वहाँ पे धीरे धीरे उभरते हैं और ये वही टाइम पीरियड होगा, ये वही साम्राज्य हैं जिसका बाद में एक बहुत ही बड़े आकार में हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर रोमन एम्पायर जो है वो डेवलप होता है। लेकिन रोमन एम्पायर के डेवलप होने की कहानी इतनी आसान नहीं है, तो हम थोड़ा सा देखते हैं उसका बैकग्राउंड कि किस तरीके से रोमन एम्पायर हमारे सामने आता है। तो यहाँ पे ये दो छोटे छोटे साम्राज्य के तौर पे ये आगे विकसित हो रहे थे। इसके अलावा बेबीलोन क्योंकि हमेशा से बहुत फेमस रहा, ये वहाँ पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत अच्छा रहा, लेकिन हम जो मुख्य तौर पे हम बात करेंगे असीरियाई साम्राज्य के बारे में, क्योंकि ये वो साम्राज्य था जिसका ट्रेड बहुत अच्छा रहा और यही ट्रेड आगे चल के आपका मेडिटेरियन सी के आसपास के सारे इलाके को ये कवर करता है, ब्लैक सी को ये कवर करता है और इनका ट्रेड आगे बढ़ता है। इसी ट्रेड के पास में हम देखेंगे कि 4th सेंचुरी के आसपास सिकंदर का साम्राज्य जो है वो महान सिकंदर जो जिसकी कहानियां आपने सुनी होंगी, विश्व विजेता सिकंदर, तो उसका साम्राज्य जो है वो भी बढ़ रहा था, वो भी बड़ा हो रहा था। और क्योंकि सिकंदर की महत्वाकांक्षा थी कि वो विश्व पर पूरा अधिकार जमाएगा, तो उसने बहुत सारे आसपास के इलाकों को अपने साम्राज्य में मिलाना शुरू कर दिया। और सिकंदर की क्योंकि बात आई है तो आप लोगों ने सिकंदर और पोरस की कहानी भी सुनी होगी। अब ये पोरस कौन था? तो पोरस या पुरवास नाम का एक राजा था जिसका साम्राज्य जो है वो भारत में सिंध वाले इलाके में हुआ करता था। सिंध और झेलम नदी वाला जो इलाका है वहाँ पे होता था। और इन्हीं की वो बहुत महान कहानी है जिसमें एक बार सिकंदर जो है वो पोरस और सिकंदर की लड़ाई होती है और उसमें राजा पोरस जो है वो हार जाते हैं। तो सिकंदर बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसको इस साइड का पूरा एरिया मिल गया था, लेकिन इसका अंत बहुत ही ड्रामेटिक होता है और जिसमें सारी चीज़ें बदल जाती हैं। वो कैसे? तो सिकंदर राजा पोरस से पूछता है कि आपके साथ क्या सलूक किया जाए। तो पोरस उसको बहुत आराम से, बहुत ही विनम्र होकर जवाब देता है कि बिल्कुल वही जो एक जीता हुआ राजा हारे हुए राजा के साथ करता है। और इस बात से सिकंदर इतना खुश हो जाता है कि वो सारा वो इलाका जो है वो पोरस को देकर और यहाँ से वापस चला जाता है। अब क्योंकि सिकंदर की बात चली है तो इसमें सिकंदर के साथ एक और बड़ी खूबसूरत सी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस, बड़ा सुना होगा आपने इसके बारे में। और जिन लोगों को हिंदी थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है तो आप लोग 12th में भी पढ़ेंगे उसके बारे में। जयशंकर प्रसाद ने एक नाटक लिखा था चंद्रगुप्त नाम से और उसमें कार्नेलिया जो सिकंदर की बेटी थी, जो बाद में हेलेन के नाम से बहुत फेमस हुई और चंद्रगुप्त की पत्नी भी थी वो, तो कार्नेलिया ने एक बहुत सुंदर गीत लिखा था भारत को देखकर, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए। तो ये जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटक में इस तरीके से लिखा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिकंदर का भारत पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि सेल्यूकस जो था वो खुद चाहता था कि वो सिकंदर का उत्तराधिकारी बने और भारत पर कब्जा करे। तो कुछ ये कहानियां हैं जो इसके साथ साथ चलती हैं। हालांकि अब हम आगे बढ़ते हैं अपने रोमन एम्पायर की तरफ। तो सिकंदर इस चाह में आगे बढ़ता जा रहा था कि उसको सब कुछ जीतना है। उसने पूरा अरब के आसपास का सारा इलाका उसने जीत लिया था, लेकिन उसकी मौत के बाद में सब कुछ लगभग बिखर जाता है।
तो उसकी मौत हो जाती है, और जैसा हमेशा होता है कि कोई एक बड़ा राजा मर जाता है तो उसके बाद में उसका जो साम्राज्य है वो तितर बितर हो जाता है, बिखर जाता है, टूट जाता है। तो ऐसा ही सिकंदर के साथ भी हुआ। और सिकंदर के बाद लेकिन अच्छी बात ये रही कि क्योंकि सिकंदर ने यूनानी भाषा को, वहाँ की संस्कृति को बहुत गहरे तरीके से लोगों के अंदर उनकी जड़ों में बिठाया, तो ये संस्कृति बहुत लंबे समय तक जो है वो बनी रहती है। आगे हम देखेंगे कि रोमन एम्पायर में भी उस संस्कृति की नींव बहुत गहरी मतलब जमी हुई थी। और ये बताना इसलिए भी ज़रूरी था ताकि हम समझ सकें कि इस पूरे जोग्राफिकल एरिया में, जहाँ पर एक वक्त पे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हुआ करती थी, वहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि एकाएक कोई नया साम्राज्य जो था वो आके खड़ा हो गया। तो रोमन एम्पायर को खड़े होने में इन सारी घटनाओं का बहुत बड़ा हाथ है, चाहे वो बेबीलोन की सिविलाइजेशन हो, चाहे वो आपकी असीरिया की सिविलाइजेशन हो, छोटी मोटी ही सही पर ये बहुत अच्छी सभ्यताएं उस टाइम पे फल फूल रही थी, फिर चाहे वो सिकंदर का पूरा टाइम पीरियड हो। और उसके बाद में धीरे धीरे सिकंदर की मौत के बाद जो विघटन शुरू होता है, सिकंदर की मौत के बाद जो पतन शुरू होता है उस पूरे इलाके का, वहाँ कहीं ना कहीं फिर रोमन एम्पायर की जड़ें वहाँ से जुड़ी हुई है। वहाँ से एक नई सभ्यता, एक नया बहुत ही बड़ा साम्राज्य हम सबके सामने आता है। क्योंकि आप देखेंगे कि मेसोपोटामिया के साथ हमने कहीं भी साम्राज्य शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि साम्राज्य की अपनी बहुत सारी खूबियां होती हैं, उसकी अपनी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हम आगे रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो थी एक ब्रीफ हिस्ट्री के रोमन एम्पायर किस तरीके से अस्तित्व में आया या रोमन एम्पायर के आने का कारण क्या रहा। तो अब जानते हैं रोमन एम्पायर के बारे में पूरी हिस्ट्री। तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करें, और इसको ही नहीं, आप जब हिस्ट्री में किसी भी चैप्टर को पढ़ना शुरू करें तो हमेशा ध्यान रखिए कि उस चैप्टर का नाम हमें उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है। तो इस चैप्टर का नाम ही है एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट्स, यानी 3 महाद्वीपों के बीच में फैला हुआ साम्राज्य। तो 3 महाद्वीप, 3 कॉन्टिनेंट्स में ये पूरा फैला हुआ था, और इतना बड़ा एम्पायर जिसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालना बहुत मुश्किल था, पर रोमन एम्परर्स जो थे वो इतना स्ट्रांग थे, उनका डिसीजन मेकिंग इतना अच्छा था कि उन लोगों ने इसको बहुत आराम से संभाला और आगे बढ़ाया। तो ये 3 कॉन्टिनेंट कौन कौन से थे? इसमें आपका एशिया का पार्ट आएगा, वही वाला जहाँ पे मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी उसके पास वाला सारा इलाका, एग्जैक्ट वो नहीं लेकिन उससे थोड़ा सा अगर आप, तो आप जब इस तरफ पश्चिम की साइड आएंगे तो कुछ वो वाला इलाका आपका मेसोपोटामिया वाला, उसके बाद ऊपर यूरोप का कुछ हिस्सा इसमें आता था, और नीचे आपका अफ्रीका का आता था। तो ये 3 महाद्वीप थे जिनमें ये पूरा साम्राज्य जो था वो फैला हुआ था। इसके अलावा जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ें तो उसमें सबसे पहली जो हमारी चीज होती है वो होती है कि हम उसके सोर्सेज के बारे में जानें, कि आज हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आज हम जो हिस्ट्री, रिकंस्ट्रक्टेड हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं, उसके सोर्सेज क्या क्या रहे होंगे, ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी जिसके ज़रिए हमें पता चला होगा कि ये एम्पायर कितना बड़ा था, कहाँ कहाँ फैला हुआ था। तो जब हम सोर्सेज की बात करते हैं रोमन एम्पायर में स्पेशली, तो हमारे पास जो भी सोर्सेज हैं हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला हो गया टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट क्या होते हैं? तो जो भी वहाँ पे उस टाइम पर बुक्स वगैरह अगर कुछ लिखी गई हों, कुछ कहानियाँ लिखी हों, तो उन सारी चीज़ों को जोड़ तोड़ के हमारे पास टेक्स्ट बनते हैं। उसके बाद सेकंड चीज डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि एम्पायर था, राजा था, तो कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी वो किया करता होगा। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास उस टाइम पे अगर हमें कुछ अभी अवेलेबल मिल जाए तो ये हमारा सेकंड सोर्स रहता है किसी भी एम्पायर या किसी भी जगह की हिस्ट्री को जानने के लिए। और थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर हमारे पास क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है, या कभी कभी डॉक्यूमेंट्स गायब होते हैं। अब क्यों होते हैं वो अभी जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन थर्ड जो चीज़ है वो ऐसी चीज़ है जिससे हमें बहुत हद तक जानकारी मिलना थोड़ा आसान हो जाता है। हम बात कर रहे थे थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर की, और ये है आपका मटीरियल रिमेन्स। तो मटीरियल, ये मटेरियल कुछ भी हो सकता है। कुछ भी से मेरा मतलब है कि बिल्डिंग्स हो सकती हैं, वहाँ की पॉटरी हो सकती है, वहाँ की सील्स हो सकती हैं, और ये वो चीज़ है जो बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बहुत लंबे समय तक आराम से सर्वाइव कर जाती है।
टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट, उस टाइम पर जो लिखने का काम चलता था, यानी टेक्स्ट कहीं ना कहीं लिखे जाते थे, डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं लिखे जाते थे, तो उसके लिए एक बहुत स्पेशल तरीके के पत्ते का इस्तेमाल होता था जिसको हम क्या बोलते हैं, पेपाइरस। तो ये था आपका पेपाइरस। तो ये एक पेड़ है जो आपको नील नदी के किनारे बहुत आराम से इजीली अवेलेबल था उस जगह पर ये, और इस पेड़ के पत्तों पर हिस्ट्री लिखने का काम या डॉक्यूमेंटेशन का काम सबसे पहले इन लोगों ने शुरू किया। उसके बाद में तो किताबों की बहुत सारी अलग अलग तरीके के हमें रूप देखने को मिलेंगे। आगे हम यही देखेंगे कि कैसे फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स हमारे दुनिया में आती हैं और कहाँ से किस तरीके से पेपर बनने का फॉर्मेशन शुरू होता है। लेकिन पेपायरस पर लिखना उस टाइम पर सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि आपके पास हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स थे जो राजा ने कभी कोई चीज़ें इशू करी हों या कुछ उस तरीके का। तो एक तो ये हमारे पास टेक्स्ट मिलते हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसा हमने कल देखा था, जैसा हमने मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन के उसमें पढ़ा था कि राजा अगर अपनी कोई भी चीज़ किसी को बताना चाहता है तो वो क्या करता है कि वो अभिलेखों के ज़रिए उस चीज को लोगों तक पहुंचाता है। और वो अभिलेख अक्सर उसके किस में होते हैं, किसी पत्थर पर, जिसको हम शिलालेख भी बोलते हैं, उस पर लिखवा दिया, उस पर इंफॉर्मेशन को पहुंचा, मतलब उस पर इंफॉर्मेशन लिखकर लोगों तक पहुंचा दी। तो ये 3 बेसिक सोर्सेज हैं जो हमें बताते हैं कि रोमन एम्पायर में क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। आगे चल के इसी को आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करेंगे और हमें रोमन एम्पायर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देंगे। तो ये तो हो गई सोर्सेज की बात। अब बात करते हैं कि रोमन एम्पायर कैसा था, किस तरीके से वो फला फूला और इतना बड़ा एम्पायर बना। तो रोमन एम्पायर की शुरुआत होती है अगस्टस नाम के राजा के साथ, और उसने रोमन एम्पायर को स्टैब्लिश किया। 27 BCE में अगस्टस नाम का एक राजा था, और इस राजा ने सबसे पहली बार रोमन एम्पायर को अच्छे तरीके से स्टैब्लिश करने का जिम्मा उठाया, और इसको ऑगस्टस को ही प्रिंसिपेट नाम से इसने अपना स्टैब्लिशमेंट किया स्टेट का, और इसको प्रिंसिप बुलाया जाता था। अब प्रिंसिप सेम लैटिन भाषा का वर्ड है, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है प्रथम नागरिक, मतलब देश का प्रथम नागरिक। जैसे हम राष्ट्रपति को बोलते हैं तो हर देश का राष्ट्रपति उस देश का पहला नागरिक होता है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी प्रिंसिप नाम से राजा को बुलाया जाता था क्योंकि वो वहाँ का पहला नागरिक होता था। तो ये तो था ऑगस्टस जिसने सबको स्टैब्लिश किया, लेकिन स्टैब्लिशमेंट इतना आसानी से हुआ नहीं। तो पहले पढ़ लेते हैं कि रोमन एम्पायर का ज्योग्राफिकल रीजन क्या था, और सिर्फ रोमन एम्पायर ही नहीं था, इसके साथ साथ ईरानी एम्पायर भी बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे फल फूल रहा था। ज्योग्राफिकल एरिया कौन सा होगा, रोमन एम्पायर का मेसोपोटामिया से वेस्ट साइड का पूरा इलाका, और ईरानियन एम्पायर का एक्चुअल मेसोपोटामिया और उसके ईस्ट साइड का जो इलाका था वो था जहाँ पे ईरानियन एम्पायर जो था वो फल फूल रहा था। तो यहाँ पे हम 2 एम्पायर्स के बीच में कहीं ना कहीं छोटा मोटा डिफरेंस भी देखेंगे कि किस तरीके से रोमन और ईरानियन में डिफरेंस क्या था, बेसिक डिफरेंस। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 2 एम्पायर्स के बारे में। नंबर 1 रहेगा आपका रोमन एम्पायर, और नंबर 2 रहेगा ईरानियन। तो इन दोनों के बीच में अक्सर लड़ाइयाँ भी होती रही हैं जगह को लेकर, जैसे हर राजाओं के बीच में होती हैं। और दजला तो इनकी मुख्य नदी रही ही ईरानियंस की। फराद नदी जो थी वो नदी ईरान एम्पायर के बीच में और रोमन एम्पायर के बीच में एक डिवीज़न का काम करती थी कि ये इस नदी के इस पार इसकी सीमा और उस पार उसकी सीमा। अब ईरानियन एम्पायर के बारे में जहां जहां बीच में छोटा मोटा कुछ आएगा हम पढ़ते जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम अपना पूरा फोकस करते हैं रोमन एम्पायर के ऊपर। तो रोमन एम्पायर के साथ एक अच्छी बात ये थी कि उसकी जो सीमाएं थीं वो भूमध्य सागर के आसपास घूमा करती थी। अब ये भूमध्य सागर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि भूमध्य सागर वो इलाका है जहाँ पे ट्रेड बहुत अच्छे तरीके से होता था। तो अगर आप इसको वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि
इस पूरे कॉन्टिनेंट के आसपास, मतलब जहाँ पे ये पूरा समुद्र है, बड़ा सा भूमध्य सागर, उसके आसपास तीनों कॉन्टिनेंट जो हैं वो बिखरे हुए हैं, जो आपस में समुद्र से जुड़ते भी हैं। तो यहाँ से ट्रेड करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे हमारे पास एयरवेज तो अवेलेबल थी नहीं, तो हम जो है वो हवाई जहाज के जरिए तो अपना ट्रेड कर ही नहीं सकते थे उस टाइम पर। तो हमारे पास दो ही चीज़ें उपलब्ध होती थी, या तो हम स्थल मार्ग से करेंगे या हम जल मार्ग से करेंगे। तो ज़मीन से ट्रेड करना, जैसे अभी भी अगर आप देखें तो शिप्स में कंपैरेटिवली जो रेट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि समुद्र में रोड नहीं बनाना, समुद्र के बहुत सारे फायदे होते हैं। तो समुद्र से व्यापार करना अमूमन थोड़ा सा आसान और सस्ता माना जाता है, बजाय इसके कि हम रोड से कर रहे हैं। इसीलिए सामुद्रिक व्यापार को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पर भी रोमन एम्पायर के साथ अच्छी बात ये थी कि वो समुद्र के आसपास था, तो इनके लिए एक तो आपस में साम्राज्य के एक जगह से दूसरी जगह कांटेक्ट करना इनके लिए आसान था, दूसरा व्यापार करना इनके लिए बहुत आसान था। तो रोमन एम्पायर एक तरफ तो पूरा, अगर आप यूरोप के उस साइड देखेंगे तो वहां पे एक बहुत बड़ा एरिया आपको दिखेगा जहां पे मैदान ही मैदान है। नीचे का अगर आप एरिया देखेंगे अफ्रीका के साइड का, तो यहाँ पे रोमन एम्पायर के स्टेट्स को छोड़ दिया जाए तो नीचे बहुत लंबा चौड़ा सा रेगिस्तान हो जाता है। और अगर आप अरब साइड का इलाका देखेंगे तो वहां पे, क्योंकि जैसा अभी बताया कि फरात नदी जो है वो एक सीमा का काम कर रही थी, तो कुल मिला के इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन इस तरीके की थी कि एक तो ये अपने ऊपर होने वाले अटैक से खुद को बचा सकता था, और दूसरा बहुत विस्तृत इलाके में ये फैला हुआ था। रोमन एम्पायर को समझने के लिए शुरुआती दौर में हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और हम अपनी पूरी जो इस चैप्टर की जो पढ़ाई है वो इसी तरीके से करेंगे। इसको हमने दो फेजेस में डिवाइड कर लिया। नंबर 1 आपका रहेगा अर्ली फेज, और नंबर 2 जो आपका रहेगा वो लेटर फेज। यानी कि अर्ली फेज को हम पूर्ववर्ती काल बोलेंगे और लेटर फेज को हम परवर्ती काल बोलेंगे। अब इसमें टाइम जोन के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड किया है। तो आपका रोमन एम्पायर स्टार्ट होता है अप्रोक्सीमेटली 1st सेंचुरी BCE के आसपास, और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहा है। मतलब अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 6th सेंचुरी BCE तक कहीं कहीं पर रोमन एम्पायर की चीज़ें बची रही हैं। हालांकि इसका डिक्लाइन फेज जो है वो 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी के आसपास ही शुरू हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत लंबे समय तक ये चलता है। तो अर्ली फेज में हम 1st से 3rd सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे, और 3rd सेंचुरी के बाद का जितना भी रोमन एम्पायर का फेज होगा वो सारा लेटर फेज में आएगा। तो ये तो हो गया रोमन एम्पायर का डिवीजन, क्या हम इसको पढ़ने कैसे वाले हैं। तो अब बात करते हैं कि रोमन एम्पायर और ईरानियन एम्पायर में बेसिक डिफरेंस क्या था, क्योंकि दोनों एम्पायर आपस में लड़ते भिड़ते भी रहते थे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि दोनों किस तरीके से एक दूसरे से अलग थे, या दोनों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था। तो जैसे भारत है ना कि इतनी सारी सभ्यताएं, इतनी सारी संस्कृतियां इसके अंदर मिली हुई हैं, इतनी सारी भाषाएं हम लोगों के पास हैं, बिल्कुल ऐसे ही तो था रोमन एम्पायर कि बहुत सारी संस्कृतियां इसमें मिली जुली थी, बहुत सारी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती थी, और इन भाषाओं में भी दो भाषाएं मुख्य तौर पर बोली जाती थी, जिनमें आपकी एक थी यूनानी भाषा और दूसरी थी आपकी लातिनी भाषा। तो यूनानी और एक और आपकी कौन सी थी, लातिनी भाषा। तो ये दो भाषाएं यहाँ पे मुख्य तौर से बोली जाती थी, और पूर्वी भाग में मतलब आपका ईस्ट वाले जोन में ये वाली लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती थी, और वेस्ट वाले हिस्से में ये वाली लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती थी। तो ये तो थी प्रशासनिक काम की भाषाएं, बाकी छोटी मोटी भाषाएं और रीजनल लैंग्वेजेस तो होती ही थी। लेकिन ईरान के साथ ये वाला मामला नहीं था। ईरानियन एम्पायर में एक ही भाषा बोली जाती थी, और यहाँ पे उतनी विविधता थी नहीं, मतलब जितनी हमें रोमन एम्पायर में देखने को मिलेगी इतनी विविधता हमारे ईरानियन एम्पायर में नहीं थी। और रोमन एम्पायर में एक और ख़ास बात थी कि क्योंकि इतनी सारी संस्कृतियाँ और इतनी सारी विविधता यहाँ मौजूद थी, तो ये बहुत ज़रूरी था कि वहाँ जिस भी तरीके की सिस्टम चल रहा है तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट हो वो उस तरीके की हो जो सबकी ज़रूरतों को, सबकी चीज़ों को फुलफिल करे। इसीलिए हम यहाँ देखेंगे कि हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड की फर्स्ट रिपब्लिकन गवर्नमेंट यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई। अब ये रिपब्लिकन गवर्नमेंट क्या होता है, तो गवर्नमेंट के होते हैं बहुत सारे फॉर्म्स। अब थोड़ा सा हम लोग
इस चैप्टर से हट के एक छोटी सी चीज़ पहले समझ लेते हैं, फिर आगे हमें ये समझ में आ जाएगा कि कौन से देश में किस तरीके की गवर्नमेंट बेसिकली चलती है और रोमन एम्पायर में क्या चलता था। तो यूं तो अमूमन आप देखेंगे 15-16 तरीके की गवर्नमेंट होती हैं, जो बहुत सारे अलग अलग उसमें स्टेट्स में अलग अलग कंट्रीज़ में चला करती थी। और अभी आज जिनकी बात हम करेंगे ये वो होंगी जो कंटेम्प्रेरी चल रही है, मतलब जो आपको आगे कहीं ना कहीं पढ़ने को मिलेंगी। तो आज छोटा सा वो समझ लेते हैं, फिर हम रिपब्लिक सिस्टम देखेंगे। तो जब हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो एक तो होता है रिपब्लिकन गवर्नमेंट। ये रिपब्लिकन गवर्नमेंट क्या होती है, जो रोमन एम्पायर में थी, और अगर आपने इंडिया का प्रीएम्बल पढ़ा होगा तो वहां पर भी लिखा हुआ है। रिपब्लिकन गवर्नमेंट का सिंपल मतलब होता है गणराज्य, यानी कि जनता का राज्य। तो इसमें जो गवर्नमेंट चूज करी जाती है वो लोगों के द्वारा चूज करी जाती है, और एक पूरा ग्रुप होता है गवर्नमेंट का, मतलब एक सिंगल मेंबर, हालांकि उसका हेड होता है लेकिन उसके बावजूद भी एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो लोग रूल करते हैं। तो ये तो हो गई आपकी रिपब्लिकन टाइप ऑफ गवर्नमेंट का सिस्टम। तो रोमन एम्पायर में ऐसा ही था कि एक राजा होता था, वो रूल करता था, लेकिन राजा जो है वो सीनेट्स के साथ मिलकर रूल करेगा। और सीनेट का इसीलिए रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि राजा अपनी मर्जी से बहुत सारे बड़े बड़े फैसले नहीं ले सकता था, उसको सीनेट की रजामंदी की ज़रूरत पड़ती थी। इससे जो बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि राजा निरंकुश नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या होगा कि कहीं कहीं बस सेनेट या सीनेट के हस्तक्षेप की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो थी वो राजा जनता के हित में हो सकता है करता हो, या अगर सीनेट थोड़ा खराब तरीके की है तो फिर चीज़ें वाइस वर्सा भी हो जाती थी। कभी कभी लोगों का एक्सप्लॉयटेशन भी इस वजह से होता था, लेकिन अमूमन हम रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को थोड़ा बेहतर मानते हैं। सेकंड आती है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे इंडिया में चलती है कि हम लोग अपने सारे प्रतिनिधियों को चूज करते हैं और फिर वो लोग हमारे लिए लॉस बनाते हैं, हमारे लिए काम करते हैं। इसके बाद आती है एक अलग तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी। अब ये क्या होती है, तो इसमें एक आदमी होगा, एक पॉलिटिकल पावर वाला इंसान होगा और जो गवर्नमेंट को अपने हिसाब से चलाएगा। मतलब ऑटोक्रेसी को आप ये बोल सकते हैं कि वो डिक्टेटरशिप का एक फॉर्म है। अभी डिक्टेटरशिप क्या है, तो जर्मनी के हिटलर को हम इसका एक सही एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल आदमी जो पूरा एकदम तानाशाही तरीके से रूल करता हो। और डिक्टेटरशिप आप देखेंगे कि वो हमेशा नेगेटिव फॉर्म में ही उसको इस्तेमाल किया गया है। ऑटोक्रेसी भी कुछ कुछ वैसी ही है, यहाँ पर भी एक ही इंसान है जो रूल कर रहा है, जिसके पास पूरी ताकत है, लेकिन हम इसको ऑटोक्रेसी को अच्छे और बुरे दोनों सेंस में बोल सकते हैं, पर डिक्टेटरशिप हमेशा बुरे सेंस में इस्तेमाल की गई है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो ज़्यादा क्रूर और ज़्यादा तानाशाही टाइप के जो शासक होते थे उन्हीं के लिए डिक्टेटरशिप नाम का वर्ड आप यूज़ करेंगे गवर्नमेंट के उसमें। फिर होती है कम्युनिज्म गवर्नमेंट। तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट जिसके पास होगा तो सब कुछ, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास, तो उस कंट्री की सारी रिसोर्सेज उसकी, सारी फैक्ट्रीज उसकी, सब कुछ उसका होगा, लेकिन वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगी, वो सोसाइटी के लिए काम करेगी। तो ऐसी गवर्नमेंट अगर आज के उसमें हम देखें कि अभी दुनिया में कहाँ पे चल रही है, तो चाइना में ऐसी गवर्नमेंट चल रही है, क्यूबा में चलती है, वियतनाम में चलती है कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी यहाँ की गवर्नमेंट इस चीज़ का ख्याल रखती है, या इस बेसिस पर खुद को कम्युनिस्ट बोलते हैं कि हम लोग सबको इक्वल रिसोर्सेज और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे। फिर आती है फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फिर उसके बाद में मोनार्की। तो मोनार्की मतलब राजा का रूल, और फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, कुछ छोटे छोटे स्टेट्स जो होते हैं वो आपस में मिलकर एक कंट्री बना लेते हैं। हर स्टेट के अपने फैसले वो स्टेट जो है वो इंडिविजुअल होकर ले सकता है, लेकिन फिर वो एज अ कंट्री भी काम करते हैं। तो फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेस्ट एग्जांपल आप यूएसए में देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे स्टेट्स ने मिलकर एक कंट्री बनाया है, इसीलिए उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं। तो ये तो हो गई हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो आपको इन फ्यूचर आगे पढ़ने को मिलेंगे और जो अभी चल भी रहे हैं। तो रोमन एम्पायर हमारे लिए इस मामले में खास था कि यहाँ पे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती थी, जो अपने समय से बहुत आगे की मानी जा सकती थी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वहाँ पे शुरुआत होती है। अच्छा, ऐसा एक और एम्पायर था जो इंडिया में भी चलता था एक ज़माने में, मतलब
रोमन एम्पायर से थोड़ा सा बाद का टाइम फ्रेम उसका रहा होगा, 6th सेंचुरी BCE के आसपास की बात है, और इंडिया में भी इस तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती थी। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहा कि आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या था वो, कौन सा एम्पायर था वो। तो फिलहाल बात करते हैं अब रोमन एम्पायर की। तो ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया था रोमन और ईरानियन के बीच में कि लैंग्वेज ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन रोमन में था, ईरानियन लैंग्वेज में ऐसा कोई मामला नहीं था। यहाँ की संस्कृति बहुत ज़्यादा विविधता वाली थी, मतलब डाइवर्सिफाइड इलाके थे, बहुत अलग अलग जोन के लोग थे, खाना पीना अलग, लैंग्वेज अलग। तो रोमन एम्पायर कुछ इस तरीके का था। पहला जो रोमन एम्पायर का राजा था वो था ऑगस्टस। 27 BCE में इसने अपने साम्राज्य की स्थापना करी और उसके बाद वो आगे बढ़ा, और इसी को प्रिंसेप भी बुलाया जाता था। रोमन एम्पायर में अगर राजा के बाद कोई दूसरी चीज पॉलिटिकली जो सबसे ज्यादा जरूरी थी तो वो थी सीनेट। अब ये सीनेट कौन होते थे? तो एरिस्टोक्रेसी क्लास या अभिजात वर्ग के लोग, मतलब थोड़ा संपन्न फैमिली के लोग जिनके पास अच्छी खासी वेल्थ हुआ करती थी, इस किस्म के लोग जो थे वो सीनेट में आते थे। और सीनेट का जो काम था वो ये था कि ये लोगों की बात को राजा तक पहुंचाएंगे और वेलफेयर के लिए काम करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि सीनेट अक्सर सिर्फ अपने फायदे की बात करते हैं, और सीनेट रोमन एम्पायर के उसमें भी आप देखोगे कि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि राजा किस तरीके से काम करेगा। तो ये सेकंड प्रशासनिक इकाई हो गई जो रोमन एम्पायर में बहुत महत्व रखती है। तीसरी थी वहां की सेना। अब सेना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रोमन एम्पायर में हम ऐसी पहली सेना देखते हैं जो स्थायी सेना थी, प्लस उसको इनकम जो थी ना वो इन कैश मिला करती थी, मतलब आपको वेतन मिला करेगा। स्थायी सेना का मतलब क्या होगा कि ऐसे सैनिक जिनका काम ही है लड़ाई करना, उनको उसी काम के लिए हमेशा रखा जाएगा और उनको मंथली इनकम दी जाएगी। तो अब आप लोगों को लगेगा कि हर एम्पायर में ऐसा ही होता है कि सैनिक तो हर राजा के पास होते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता था कि बहुत सारे एम्पायर ऐसे भी रहे हैं जहां पर जैसे मान लीजिए कि आज राजा को लड़ाई करने जाना है तो वो अनाउंसमेंट कर देगा जी कल लड़ाई करनी है हमें यहाँ पे, तो किसान हुआ चाहे कोई भी हुआ उसके राज्य का वो सबको उसमें शामिल कर लेगा। यानी उसने कोई ट्रेंड आर्मी नहीं तैयार करी है, उसको जब भी लड़ाई करनी होगी वो अपने पूरे एम्पायर में से एक स्पेशल एज ग्रुप, मतलब जो ना ज़्यादा बूढ़े हों ना ज़्यादा बच्चे हों, उनको आदमियों को उठाएगा और लड़ाई करने चला जाएगा। तो कुछ तो ऐसे राजा होते थे, कुछ ऐसे होते थे जिनको समझ थी कि अगर आपको अच्छी लड़ाई लड़नी है, आपको जीतना है, तो आपके पास ना पूरा प्रॉपर आर्मी का सेटअप होना चाहिए। तो रोमन एम्पायर के राजा उन्हीं लोगों में से थे। तो ये लोग क्या करते थे कि क्योंकि मंथली सैलरी दे रहे हैं तो ये अपॉइंट कर देते थे कि आपको तो सिर्फ लड़ाई करनी है और आप वही काम करोगे, तो वो लोग फिर वही काम किया करते थे। और ये सैलरी वाली बात इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें इस पूरे टाइम फ्रेम में या इसके बाद वाले भी बहुत सारे टाइम जोन तक हम देखेंगे कि हमें ऐसी आर्मी या ऐसी सेना नहीं मिलेगी जिसको सैलरी दी जाती थी। तो ये तो हो गए रोमन एम्पायर की प्रशासनिक इकाइयों की 3 मुख्य चीजें। अब बात करेंगे कि आपकी बुक में एक वर्ड आता है रोमन एम्पायर के प्रमुख खिलाड़ी। तो अभी जो 3 चीजें हमने पढ़ी ना, राजा या शासक बोलो, राजा बोलो, सब एक ही बात है। सीनेट, कहीं कहीं पे आपको सीनेट मिलेगा लिखा हुआ और कहीं कहीं पे आपको सेनेट भी मिलेगा। और अंतिम हो गया हमारा आर्मी की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं सेना। सेना तो रोमन एम्पायर में एक खास बात है कि इस पूरे एम्पायर को संभालने के लिए 3 खिलाड़ी बड़े जरूरी थे। अब ये खिलाड़ी क्यों जरूरी थे? क्योंकि इनके बीच में ना एक गेम टाइप का ही चलता था कि कौन किसको कंट्रोल में करके रखेगा, इसीलिए इसको हंसी मजाक वाली लैंग्वेज में हम 3 मुख्य खिलाड़ी बोल देते हैं। अब ये 3 मुख्य खिलाड़ी कौन से थे? तो राजा, सीनेट या सेनेट और सेना। तो अब क्या होता था कि राजा हमेशा कोशिश करता था कि उसका कंट्रोल जो है, राजा का कंट्रोल सेना पर डायरेक्टली बना रहे। ऐसा क्यों वो कोशिश करता था? क्योंकि अगर उसका कंट्रोल सीधा सेना पे बना रहेगा तो वो क्या कर पाएगा, वो राज्य में चीजों को अपने हिसाब से सर्कुलेट कर पाएगा। क्योंकि जब 2 लोग आपस में मिल गए तो तीसरा कमजोर हो जाएगा, उसके पास ज्यादा पावर रहेगी नहीं। ऐसे ही बिल्कुल सेम इसी तरीके से सीनेट भी कोशिश करता था कि सेना उसके कंट्रोल में बनी रहे।
ऐसा क्यों करता था वो? ताकि वो राजा को अपने हिसाब से अपने तरीके से चला सके। तो ये इस तरीके का जो युद्ध है एक तरीके से ये हर वक्त चलता रहता था। और आप देखेंगे कि रोमन एम्पायर में अक्सर ऐसा होता था कि राजा और सेना एक साथ होती थी, अक्सर ऐसा होता था। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सेना जो है वो इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो जिसकी तरफ सेना, वो पार्टी जो है या वो जो खेमा है वो ज़्यादा शक्तिशाली और ताकतवर रहेगा। तो आप देखेंगे कि सेना भी कभी कभी जो है वो लड़ाइयाँ करती थी। लड़ाइयाँ मतलब आपस में लड़ लेते थे, आपस में कि या तो इनसे लड़ेंगे या इनसे लड़ेंगे। तो अमूमन वो राजा से लड़ा करते थे। क्यों लड़ते थे? तो या तो उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिली, या जैसे अभी होता है कि हड़ताल कर दी तो बोनस वगैरह मिलने के लिए या सैलरी बढ़ाने के लिए। तो उस तरीके की लड़ाइयाँ ये लोग भी करते रहते थे। इसी को हम कहते हैं गृह युद्ध। यानी गृह युद्ध क्या? दो तरीके की लड़ाइयाँ होती हैं। एक होती है कि जब आप जाके किसी दूसरे देश से लड़ रहे हो तो वो तो हो गया युद्ध। लेकिन जब आप आपस में अपने ही देश में दो पार्टी हो गई या दो लोग हो गए या दो बड़ी पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, अगर वो आपस में लड़ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं गृह युद्ध। तो यहाँ पर सेना अक्सर गृह युद्ध कर लिया करती थी। यहाँ पे एक जो अभिलेख हमें मिला है रोमन एम्पायर में, उससे हमें ये पता चलता है कि 69 ईस्वी को अगर हम छोड़ दें यानी 69 बीसी को अगर हम छोड़ दें तो पूरे रोमन एम्पायर में हमें कोई भी सेना के युद्ध का या गृह युद्ध का एविडेंस नहीं मिलता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मोटा मोटी रोमन एम्पायर का जो अर्ली फेज था स्पेशली वो बहुत शांतिपूर्ण फेज रहा था। लेकिन 69 ईस्वी में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है जहाँ पे सेना जो है वो गृह युद्ध कर लेती है। इसके अलावा राजा कौन बनेगा? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेनेट कहाँ से आएंगे वो तो बता दिया। एरिस्टोक्रेसी क्लास है या जो रोमन एम्पायर में जो थोड़ा अमीर लोग हैं उनके गिने चुने लोग होते थे जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, और वहीं से सेनेट्स का चुनाव हो जाया करता था। लेकिन राजा कौन बनेगा? तो राजा का बेटा राजा बनेगा, यानी वंशानुगत ही यहाँ पे चलता था। लोगों को उस बात से कोई समस्या भी नहीं थी। कभी कभी ये भी होता था कि जैसे मान लीजिए किसी राजा का बेटा नहीं है तो वो अडॉप्ट कर लेता था, जिसको हम दत्तक पुत्र बोलते हैं। तो वो अडॉप्ट कर लेता था और फिर जो अडॉप्टेड जो बच्चा है वो राजा बन जाता था। तो ऑगस्टस ने बिल्कुल ऐसा ही किया था। ऑगस्टस का कोई बेटा नहीं था तो उसने टिबेरियस नाम के एक बच्चे को अडॉप्ट किया जो बाद में आगे चल के राजा बनता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमें लड़ाई झगड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन रोमन एम्पायर का एक एम्परर हुआ त्रजान या त्राजान। ये जो त्रजान जो एम्परर था इसके टाइम पे थोड़ी सी लड़ाइयाँ हुई थी। और क्योंकि रोमन एम्पायर इतना बड़ा था, इतना विस्तृत एम्पायर वो हो चुका था, इसलिए किसी भी राजा ने उसको और बड़ा करने की कोशिश नहीं करी। मतलब 3 कॉन्टिनेंट्स में ऑलरेडी फैला हुआ है तो आप कितना बड़ा करोगे उसको। और क्योंकि कोई अभियान नहीं हुआ ज़्यादा राज्य को उसमें जोड़ने के लिए, इसलिए कोई लड़ाइयाँ भी नहीं हुई। तो शांति से अपना पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस ना हो तो वैसे भी एम्पायर लॉन्ग लास्टिंग चलते रहते हैं, तो शांति से एम्पायर चलता रहा। लेकिन त्रजान जो था वो एक तरीके से अपना आदर्श सिकंदर को मानता था, वो विश्व विजेता सिकंदर। तो त्रजान ये चाहता था कि वो पूरे उस टाइम पे विश्व का क्या मतलब था कि उस टाइम पे विश्व का मतलब था हमारे 3 कॉन्टिनेंट। तो जैसा मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि उस टाइम पर हमारे पास अमेरिका के बारे में कोई एविडेंस नहीं था। मतलब हमें नहीं पता था कि साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका नाम की कोई चीज़ भी है। तो उस टाइम पे विश्व का सिंपल मतलब है कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका। तो जिसने इन तीनों को कब्जे में कर लिया वो विश्व विजेता बन गया। तो त्रजान भी ऐसे ही कुछ महत्वाकांक्षाएं रखा करता था। और एक एविडेंस से हमें ये पता चलता है कि उसने कोशिश की थी कि वो हिंदुस्तान वाले इलाके तक आके पूरा कब्जा कर पाए, लेकिन क्योंकि बीच में ईरानियन एम्पायर और उसके बाद वाली चीज़ें थी तो इसलिए वो फारस की खाड़ी तक आकर वापस चला गया था। मतलब उसने किया नहीं ऐसा। तो ये तो बात रही कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था वहाँ पे, राजा किस तरीके से बनते थे और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्योंकि ये एम्पायर इतना बड़ा था, मतलब 3 पूरे बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था, तो कुछ तो यहाँ के राजा ऐसा करते होंगे कि उन लोगों का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा चलेगा। क्योंकि राजा है तो टैक्स भी लेगा ताकि वो काम को सही से करवा सके। सेना को पैसे देने तो उसके पास भी पैसे आने चाहिए। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रांत शासन कैसा था वहां का, प्रांत में प्रशासन। तो प्रांतीय प्रशासन किस तरीके का होता था
ये जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। रोमन एम्पायर में, रोमन एम्पायर के एम्परर ने, राजा ने क्या किया था कि रोमन एम्पायर को बहुत सारे प्रांतों में, प्रांत का मतलब क्या होता है, इसको आप बोल सकते हैं स्टेट्स, छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। छोटे उतने भी छोटे नहीं होते थे, इसमें बहुत सारे गांव भी आते थे, मतलब एक स्टेट का मतलब कि 8 से 10 गांव उसके अंदर डाल दिए। तो छोटे छोटे स्टेट्स में पॉलिटिकली उसके आधार पर, मतलब उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर दिया जाता था। और यहाँ पर एक अभिजात वर्ग, मतलब ऐसे लोग जो पैसे लोगों से टैक्स वसूल कर सकें, तो जिनको हम अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे होते तो हम उसको जमींदार बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाता था जो डायरेक्ट किसानों से टैक्स लेकर और राजा को देते थे। तो जब इस वर्ग का जब उदय ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मतलब एक तरीके से धीरे धीरे ये लोग अमीर भी हो रहे हैं क्योंकि टैक्स ले रहे हैं, और रोमन एम्पायर में भी करप्शन उस टाइम पे अच्छा खासा मौजूद था ही। तो ये जो स्टेट्स में जो टैक्स इकट्ठा करने का काम करते हैं, आगे चल के हम देखेंगे कि इन लोगों की वजह से सीनेट्स की इंपॉर्टेंस कम हो गई। और क्योंकि हमने देखा ना खिलाड़ी वाले मामले में कि राजा हमेशा कोशिश करता था कि सेना और राजा के बीच का जो तालमेल है वो बढ़िया बना रहे। तो अब क्योंकि स्टेट्स से इनकम उठाने का सारा काम जो था वो एक अलग एरिस्टोक्रेसी क्लास को थाम दिया, दूसरी क्लास को, यही मिडिल क्लास भी आगे चल के कहलाई रोमन एम्पायर में। तो ये लोग ना राजा को टैक्स वगैरह सब इकट्ठा करके दे दिया करते थे। इसकी वजह से राजा इन पर ज़्यादा भरोसा करने लगा। दूसरी बड़ी बात कि इन लोगों का सीधा कांटेक्ट जो होता था वो किसानों से होता था, तो राजा डायरेक्टली किसानों से अटैच हो गया इनकी वजह से। तो एक नई क्लास जो इमर्ज हुई उसने सीनेट की इंपॉर्टेंस को कम कर दिया, और धीरे धीरे हम देखेंगे कि राजा ने सीनेट को लगभग बिल्कुल नकार दिया, सिरे से नकार दिया, और अब राजा के बीच में सीनेट नहीं आता था। तो इस तरीके से पॉलिटिकल चीज़ें भी थोड़ा सा बदल रही थी टाइम के साथ में। उसके अलावा एक और जो बड़ी बात वो ये कि हर स्टेट में 3 तरीके के अधिकारियों या 2-3 तरीके के अधिकारियों को रखा जाता था, ताकि वो वहाँ पे वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको संभाल पाए। जिसमें एक होता था दंड नायक, जिसको हम मजिस्ट्रेट बोलेंगे या जिसको हम जज भी बोल सकते हैं, और एक होती थी सिटी काउंसिल। तो ये 2 तरीके का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उन लोगों ने वहाँ पे डेवलप किया हुआ था रोमन एम्पायर में। और इन लोगों का काम होता था कि वहाँ पे अगर कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें हो रही हैं, मान लीजिए चोरी हो गई या किसी के साथ कुछ धोखा हो गया, या फिर साफ सफाई का मुद्दा हो गया, तो इस तरीके की चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए हर स्टेट में छोटी मोटी इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन कमेटी को बिठा दिया जाता था, ताकि राजा अगर वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है तो उसके पीछे से ये सारा काम जो है वो अच्छे तरीके से चलता रहे। इसके अलावा अब ये सब तो हो गया इनके कामकाज की बातें, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है कि इंसान कभी मौज मस्ती ना करे, या जब इतना काम कर रहा है तो थोड़ा तो रिलैक्स भी करेगा। तो रिलैक्स करने के लिए रोमन एम्पायर वालों ने एक बड़ा सही तरीका ढूंढा, और ये सही तरीका क्या था, आप इसको स्विमिंग पूल बोल सकते हैं उस जमाने का, लेकिन इसको कहा जाता था सार्वजनिक स्नान गृह। अब ये क्या होता था सार्वजनिक स्नान गृह? तो रोमन एम्पायर में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल जैसा कुछ बनाया गया था, और उसके साइड में बैठने की व्यवस्था करी गई थी। तो आप इसको मोटा मोटी एक ऑडिटोरियम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पे संगीत और नृत्य और ये सब किया जाता था लोगों के द्वारा, और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते थे वो वहाँ आके एक तरीके से रिलैक्स करते थे या इन सब चीज़ों को एंजॉय करते थे। तो ये एक सिस्टम था जिससे कि अधिकारियों को थोड़ा सा मनोरंजन उनका किया जाता था। और वहाँ पे एक कैलेंडर हमें मिला है जिसके हिसाब से हम अमूमन बोल सकते हैं कि एक साल में से कम 176 डेज वहाँ पे इस तरीके का कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता था। तो अब जब एक साथ वाले स्टेट में या साथ वाली कंट्री में ऐसा चल रहा है तो दूसरे लोग भी सोचेंगे कि हम भी करते हैं। तो ईरानियन एम्पायर ने भी ऐसा कुछ सोचा, लेकिन वहाँ हो गया उल्टा। तो क्योंकि रोमन एम्पायर में इतने ज़्यादा डिवीज़न थे, इतनी सारी विविधता थी, तो लोगों की मान्यताएं बहुत अलग अलग थी, तो वहाँ पे तो स्विमिंग पूल चलाना बहुत आसान हो गया। लेकिन ईरानियन एम्पायर में ऐसा नहीं हुआ। तो ईरानियन एम्पायर में कोशिश करी वहाँ के राजा ने कि हम भी ऐसा कुछ करते हैं, शाही स्नान घर जैसा कुछ। लेकिन वहाँ पे जो वो थे, वहाँ पे जो धर्म गुरु थे वहाँ के, उन लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं,
पानी जो है वो पवित्र चीज होती है और हम उसको ऐसे गंदा नहीं करने वाले। तो ईरानियन एम्पायर के लोग इस मनोरंजन का सुख नहीं भोग सके। तो ये रही बात इनके मनोरंजन की। अब जब हमने ये सारा कुछ जान ही लिया है तो अब देखते हैं कि रोमन एम्पायर में जेंडर की क्या इंपॉर्टेंस थी, साक्षरता कितनी थी, यानी लिटरेसी रेट क्या था। और क्योंकि अब तक हमने इतनी बार पढ़ लिया कि इतनी सारी विविधता थी, तो वहाँ पे कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी। तो शुरुआत करते हैं जेंडर के साथ, यानी कि आपके लिंग के साथ। तो जैसा मेसोपोटामिया में हमने देखा था ना कि एकल परिवार चलता है और शादी के बाद में अक्सर अमूमन मतलब अधिकतर 99% जो लड़का है वो अपनी फैमिली के साथ अलग शिफ्ट हो जाता था। बिल्कुल ऐसा ही रोमन एम्पायर में था। तो ये लोग भी थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न थे और यहाँ पर भी एकल परिवार का चलन हुआ करता था। और वयस्क बेटा यानी जो बड़ा बेटा होगा वो अक्सर अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता था, माता पिता के साथ नहीं रहता था। तो यहाँ पे किसी सामूहिक या किसी उसका मतलब आप इसको कैसे संयुक्त परिवार का हमें एग्जाम्पल नहीं मिलता है। यहाँ पर भी एकल परिवार चला करते थे। और दास और दासियों को यानी सर्वेंट्स को फैमिली का एक पार्ट माना जाता था। तो जैसे हम देखते हैं ना खानदानी नौकर चलते आ रहे हैं कि एक फैमिली में इतने सारे नौकर हैं जो सदियों से उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे उस तरीके का सिस्टम था कि जो भी उनके दास होते थे, जो भी उनके कामकाज करने वाले लोग होते थे, जो उनकी घर के काम में मदद किया करते थे, तो वो उनको परिवार का हिस्सा ही समझते थे। इसके अलावा तो ये तो हो गई इनके परिवार की बात। अब शादी कैसे करते थे? तो शादी ब्याह के लिए शादी नॉर्मल तरीके से एक तरीके से अरेंज मैरिज हुआ करती होगी, क्योंकि उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है। लेकिन शादी के बाद क्या होता था, तो शादी के वक्त जो भी लड़की को जो संपत्ति उसके परिवार की तरफ से मिलती थी, तो एक तो हो गया कि कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिल गए, तो वो तो लड़के का उन पर राइट हुआ करता था। लेकिन लड़की की जो पैतृक संपत्ति होती थी, जो उसको उसके फादर की तरफ से मिली होती थी, उस पर उसके पति का अधिकार नहीं होता था। तो कानूनन रूप से हम ये कह सकते हैं कि कानून ने ये दिखाने की कोशिश करी है कि अगर दो लोगों की शादी हो गई है तो उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग रहेगी। तो दो इंडिविजुअल इंसानों की तरह वहाँ पे काम करते थे। और शादी की जो उम्र होती थी, वो लड़कों में जो शादी की उम्र थी वो 28, 29, 30, 31, 32 कुछ इस तरीके की होती थी। और लड़कियों में जो शादी की उम्र होती थी वो 18 से 23 साल के बीच में। तो क्योंकि एज गैप बहुत ज़्यादा था, तो इसकी वजह से भी काफ़ी सारी समस्याएं आया करती थी। अगर किसी इंसान को अपनी शादी में तलाक लेना था तो वहाँ पे डिवोर्स का प्रोसीजर बहुत आसान था। सिर्फ दोनों को जाके एक एप्लीकेशन लिखनी होती थी और हो जाया करता था। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता था कि क्योंकि यहाँ पे एज गैप बहुत ज़्यादा था, महिला और पुरुष के बीच का एज गैप, तो इसलिए अक्सर यहाँ पे घर की जो पूरी बागडोर होती थी वो घर के बड़े सदस्य यानी मेल वयस्क के हाथ में होती थी। और वो कभी कभी बहुत क्रूर भी हो जाया करता था। अपनी पत्नी को मार पीट करना, ये सारे काम भी वहाँ पे होते थे। और एक कैथोलिक एक बिशप थे जो वहाँ पे जिन्होंने कुछ लिखा इसके बारे में, तो वो बताते हैं कि कभी कभी तो कोई पिता इतना क्रूर हो जाता था कि वो अपने बच्चों को दंड देने के लिए या जब उनसे गुस्सा हो जाया करता था तो उनको ठंड में ऐसे ही छोड़ देते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की मौत भी हो जाती थी। तो इस तरीके की चीज़ें भी हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। तो कुल मिला के सोसाइटी मिक्सचर थी, जहाँ पे कुछ कुरीतियाँ भी थी, कुछ अच्छाइयाँ भी थी। जब साक्षरता की बात आती है तो हम देखते हैं कि एक तो पेपायरस वाला एग्जाम्पल हमने देखा ही था जिस पर सारी चीज़ें लिखी जाती थी। इसके अलावा एक शहर के बारे में पता चलता है जिसका नाम है पोम्पेई। ये जो शहर है ये क्योंकि वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन कभी हुआ होगा तो लगभग पूरा शहर दफन हो गया, खंडर हो गया, खराब हो गया वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से। लेकिन उस शहर में जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन करा जाता है तो वहाँ पता चलता है कि वहाँ पे ना दीवारों पर बहुत बड़े बड़े अभिलेख लिखे हुए थे। तो इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग कुछ हद तक साक्षर होंगे, क्योंकि दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर लगाने का मतलब है कि कम से कम भी नहीं तो 30-40% पॉपुलेशन जो होगी वो पढ़ना लिखना जानती होगी। इसीलिए बड़े बड़े अभिलेख लिखवाए गए थे दीवारों पर, पोस्टर की तरह गलियों पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलता है। तो साक्षरता हम कह सकते हैं कि मिक्स्ड साक्षरता थी, कहीं पे थोड़ी ज़्यादा, किसी स्टेट में थोड़ी कम, उस तरीके की। जब हम बात करते हैं संस्कृति की
तो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती थी, जब अगला चैप्टर आप लोग देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जो इस पूरे एम्पायर में फैलती है, पहले क्रिश्चियनिटी बाद में इस्लाम, तो उसका एक मुख्य कारण यही रहा कि इससे पहले क्रिश्चियनिटी के रोमन एम्पायर में आने से पहले, इस्लाम का इस तरफ आने से पहले यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो एक ईश्वरवादी ये लोग नहीं थे, यहाँ पे अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती थी। बोलचाल की भाषाएं बहुत अलग अलग थी, पहनने खाने के तरीके बहुत सारे अलग अलग तरीके थे। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि अरामाइक के आसपास का जो इलाका था वहाँ पे अलग तरीके की भाषा बोली जाती थी। मिस्र वाला जो इलाका था वहाँ पे कॉप्टिक नाम की एक भाषा बोली जाती थी। अफ्रीका में प्यूनिक नाम की एक भाषा बोली जाती थी। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन अभी तक ये भाषाएं सिर्फ मौखिक रूप में थी। जैसे हर भाषा के लिखने के लिए हमें चाहिए होती है लिपि, तो उस लिपि का आविष्कार बहुत लेट से होता है, कुछ भाषाओं का होता ही नहीं है। तो कुछ भाषाएं सिर्फ मौखिक रूप से अवेलेबल थी और कुछ भाषाओं का लिपि के साथ में बाद में उसको क्रमबद्ध किया गया, बाद में उसको लिखने का काम चला। इसके बाद ये हमें पता चल गया जेंडर क्या था यहाँ पर, उसके अलावा साक्षरता कितनी थी, सैनिक क्या करते थे। लेकिन हर राज्य के पीछे, मतलब अगर आप कोई भी एम्पायर देखेंगे और वो एम्पायर अगर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली स्ट्रांग है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इनके लिए होती थी वो होती थी इनकम। इनकम कहाँ से हो रही है, तो इनकम जनरेट करने का किसी भी स्टेट के पास इनकम जनरेट करने के सिर्फ दो ही तरीके मोटे तौर पर होते हैं। नंबर 1 टैक्सेस, अपने एम्पायर में टैक्स लगा देगा, वो हाउस टैक्स लगा देगा या कोई भी टैक्स लगा देगा, वाटर टैक्स लगा देगा, कुछ भी लगा लेगा। और दूसरी जो चीज होती थी वो होती थी ट्रेड। अब क्योंकि रोमन एम्पायर तो ऐसी लोकेशन पर स्टैब्लिश था कि जहां पे ट्रेड करना बहुत आसान था इन लोगों के लिए, तो ट्रेड आर्थिक विस्तार का एक प्रमुख कारण था। मतलब ट्रेड आप ये मान के चलिए कि एक तरीके से इनकी नींव थी जिससे इनको बहुत पैसा मिला करता था। और ट्रेड में हम क्या करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो जो चीज़ें हमारे पास नहीं होंगी वो हम दूसरे देशों से मंगाएंगे और जो चीज़ें हमारे पास होंगी वो हम बाहर भेजेंगे। तो रोमन एम्पायर में क्या क्या चीज़ें आती थी और क्या क्या चीज़ें वहाँ जाती थी। तो रोमन एम्पायर से जाने वाली चीज़ों में सबसे पहले जो है वो है अंगूर की देशी शराब। तो क्योंकि रोमन एम्पायर एक ऐसी जगह पर है जहाँ पे खट्टे फल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन होती है। तो दरअसल जितने भी हमारे खट्टे या सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए आपको जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। मतलब ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे बहुत गर्मी भी ना हो, बहुत सर्दी भी ना हो, हल्का सा चिपचिपा मौसम हो। और ये इलाका आपको इटली और उसके आसपास की पूरी जगहों पर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आज तक वहाँ पे उसी तरीके की खेती होती है। तो वहाँ बहुत आराम से अंगूरों का प्रोडक्शन बहुत ईजी होता था वहाँ पे, इसीलिए यहाँ से अंगूरों की वाइन और वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि बनती हैं। तो ये बहुत एंशिएंट टाइम से ये लोग बनाते आए हैं, तो उसका ये तो ट्रेड किया करते थे एक तो। और दूसरा इनके यहाँ पे जैतून का तेल जो था वो प्रमुख था, तो जैतून के तेल का भी ये लोग ट्रेड करते थे और गेहूं का। तो ये 3 चीज़ थी जिसका ये लोग एक्सपोर्ट किया करते थे। और इसके एक्सपोर्ट के लिए कुछ स्पेशल टाइप का बर्तन बनाया था, क्योंकि अब ऑयल और लिक्विड चीज़ें ये लोग भेज रहे हैं, तो जैतून का तेल हो गया या शराब हो गई, तो उसके लिए एम्फोरा नाम के कुछ बर्तन बनाए जाते थे। और ये हमें कैसे पता चला कि वहाँ पे जितने भी बंदरगाह थे, जो सी पोर्ट्स थे, वहाँ पे हमें उसके कुछ एविडेंस मिले, एम्फोरा बर्तन टूटे फूटे पड़े हुए मिले। तो इससे पता चलता है कि बड़ी मात्रा में एम्फोरा बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था, कंटेनर्स का, जिसमें उस लिक्विड को डाल के सप्लाई किया जाता था। इसको ड्रेसल 20 भी कहा गया है बाद में, क्योंकि जिस आर्कियोलॉजिस्ट ने इनकी डिस्कवरी करी उनका नाम था हेनरिक ड्रेसल, तो उनके नाम पर इन एम्फोरर कंटेनर्स को ड्रेसल 20 भी कह दिया गया। तो इस तरीके से क्योंकि रोमन एम्पायर बहुत अलग अलग क्षेत्रों को जोड़कर बना हुआ था, तो इटली में, सिसिली में, यहाँ से अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ों को मंगाया जाता था और फिर बाद में उनका ट्रेड किया जाता था। और यही ट्रेड इनकी नींव थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, जहाँ से इनको बहुत बड़े लेवल पे
टेक्स्ट जो है वो मिला करता था। बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्योंकि कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ना होते हुए भी इन लोगों ने जो खास बात थी वो ये थी कि वाटर एनर्जी को ट्रांसफर करके अपनी चीज़ों को चलाना सीख लिया था। तो जल की शक्ति से ये अपनी मशीनें वगैरह उस टाइम पे चलाया करते थे। इसके अलावा यहाँ पे सोने और चांदी की खानें हुआ करती थी, तो उन खानों में से सामान मतलब खान में से मटेरियल सोना और चांदी निकालने का काम भी ये लोग वाटर एनर्जी के थ्रू ही किया करते थे। तो करीब करीब 1700 साल बाद भी हमें कुछ इस तरीके का टेक्निक नहीं मिलती है देखने को जहाँ पे इतनी बड़ी मात्रा में बिना किसी मॉडर्न इक्विपमेंट के होते हुए भी काम होता हो। इसलिए भी रोमन एम्पायर हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पढ़ना उसको। अब क्योंकि इतना बड़ा और इतने बड़े लेवल पे ये लोग ट्रेड कर रहे हैं तो इनको लेबर्स की ज़रूरत भी होती होगी, श्रमिकों की आवश्यकता भी होती होगी। तो रोमन एम्पायर की एक पूरी हिस्ट्री रही है किस तरीके से ये लोग श्रमिकों को कंट्रोल में करके रखते थे, लेबर्स को कंट्रोल करके रखते थे। तो लेबर आएगा कहाँ से, मतलब अगर हमें श्रमिक चाहिए तो वो हमें मिलेंगे कैसे? तो उसके दो तरीके थे। एक तो ये होता था कि एक राजा दूसरे किसी एम्पायर में गया, वहाँ पे उसने अटैक किया और अगर वो जीत गया तो वहाँ से जीत गया तो वहाँ पे वहाँ की जो प्रॉपर्टी है, वहाँ के जो लोग हैं, अब उस पर उस राजा का अधिकार हो जाएगा। तो जो हारी हुई आर्मी होती थी उन लोगों को ये लोग लेबर की तरह और हाउस होल्ड वर्कर्स की तरह इस्तेमाल करते थे। एक तरीका तो ये था। अब क्योंकि रोमन एम्पायर में बहुत लंबे समय तक लड़ाई झगड़े हुए ही नहीं थे तो अब ये तरीका तो था नहीं इनके पास में, तो क्या करेंगे ये लोग? तो इन्होंने कुछ अलग तरीके निकाले जिससे कि दासों की कमी भी पूरी हो जाए और इनको भी दिक्कत ना आए। तो उस तरीके में से एक तरीका था दास प्रजनन का तरीका। अब ये क्या होता था, तो दास जो होता था वो अमूमन अपने मालिक की मर्जी से शादी करता था, मतलब मालिक जहां बोलेगा वो वहीं शादी करेगा वरना नहीं करेगा। तो मालिक क्या करते थे, कभी कभी कि दासों की शादियां करवा दी और उसके बाद में उनको अपने घर में रखा। अब जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन होगी, जो उनके बच्चे होंगे, वो भी दास बन जाते थे। तो ये तरीका था दास प्रजनन का तरीका। और युद्ध में जीते हुए दासों की आपूर्ति करने के लिए इस तरीके को इस्तेमाल किया गया था। अब यहाँ पे एक फायदा भी था। लड़ाई के दौरान जिन लोगों को एक तरीके से दास बनाया जाता था उन लोगों के रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, भरण पोषण का खर्चा सारा उस मालिक को उठाना पड़ता था जिसके घर में वो लोग रहते थे। लेकिन दास प्रजनन हो गया या इसके बाद आप देखेंगे मुक्त श्रमिक आने लग गए थे। इनके साथ एक फायदा, बड़ा फायदा ये होता था कि आपको इनको सिर्फ खाने के लिए या फिर इनको सिर्फ सैलरी की तरह आपको वेतन देना है, आपको इनको रहने का या इनका बाकी बंदोबस्त नहीं करने। तो ये थोड़ा ज़्यादा आसान तरीका था दासों को रखने का। तो इस तरीके की चीज़ों का ये लोग इस्तेमाल करते थे। फिर हमें कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं जिससे पता चलता है कि फैक्ट्रियों में किस तरीके के काम कराए जाते थे। तो इस टाइम पर एक इतिहासकार थे कोल्लू मेला। तो कोल्लू मेला नाम का एक हिस्टोरियन थे यहाँ पर रोमन एम्पायर के टाइम पीरियड में। ये स्पेसिफिकली लिखते हैं कि किस तरीके से दासों पर कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो वो बताते हैं कि अगर कोई बड़ा जमींदार है और वो दास रख रहा है, अपने पास दास रख रहा है, अपने पास श्रमिक रख रहा है, तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो उसको बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दे। जैसे 8-8, 10-10 लोगों के ग्रुप्स में वो उनको डिवाइड कर दे, ताकि कौन काम कर रहा है, कौन काम चोरी कर रहा है, इस पर थोड़ी ज़्यादा कड़ी नज़र रखी जा सके। कहीं कहीं पे हमें ये भी एविडेंस देखने को मिलते हैं कि बहुत ज़्यादा काम इन लोगों से कराया जाता था और बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था। कहीं कहीं पर तो किसी किसी फैक्ट्री में इनको चेन से बांधकर भी रखा जाता था। और स्लेव ट्रेड की हिस्ट्री तो किसी से छुपी ही नहीं है। तो दासों को बेचा भी जाता था खुले बाजार में। तो इस तरीके की चीज़ें भी इस पूरी सभ्यता में उस टाइम पर मौजूद थी। बाद में शायद यही वजह रही होगी कि बहुत लंबे समय के बाद लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ें उठानी शुरू करी और ट्रेड यूनियन जैसी चीज़ें हमारे सामने आई। दासों के अलावा इस पूरी सोसाइटी में जो स्ट्रक्चर चल रहा था उसमें यहाँ पे कुछ सामाजिक श्रेणियाँ थीं। अब ये श्रेणियाँ क्या होती हैं? तो जैसे इंडियन हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा या आप आगे पढ़ेंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी, कि इंडियन हिस्ट्री में मोटे तौर पर लोगों को 4 वर्णों में डिवाइड कर दिया था। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो काम के अकॉर्डिंग जो भी काम वो लोग करते हैं, जो भी उनका ऑक्यूपेशन था, तो उसके आधार पर उनको 4 वर्णों में डिवाइड कर दिया था।
बिल्कुल ऐसे ही रोमन एम्पायर में भी लोगों को श्रेणियों में या कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। अब ये सामाजिक श्रेणियां हुआ करती थी, जो शुरुआत में तो काम के आधार पर थी और बाद में वो कुछ समय बाद वो फिक्स हो गई, तो वो हेरिडिटरी फॉर्म में हमारे सामने आ गई। इन सामाजिक श्रेणी में राजा तो था ही टॉप पर, लेकिन राजा के अलावा नंबर 1 पे सेनेट आते थे, इसको सेनेटर भी कहा गया है। नंबर 2 पर अश्वरोही। अच्छा, अब ये अश्वरोही कैसे बना? ये 2 वर्ड्स को मिलाकर बना है, अश्वरोही। अश्व मतलब होता है घोड़ा और अश्वरोही का मतलब होता है वो लोग जिनको घुड़सवारी बहुत अच्छे तरीके से आती हो। तो सेकंड कैटेगरी अश्वरोहियों की होती थी। यही लोग हैं, जब आप आगे वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको नाइट्स नाम का एक पर्टिकुलर ग्रुप मिलेगा यूरोप में। तो ये नाइट्स वही होते थे जो बहुत बढ़िया हॉर्स राइडर होते थे और जो राजा को या जो अपने लॉर्ड्स आगे चल के उनके बनेंगे उनको हेल्प किया करते थे। अश्वरोही। इसके बाद में जनता का एक सम्मानित वर्ग, यानी जिसमें राजघरानों से या जो थोड़े अमीर लोग थे वहां से लोग आते थे, तो एक क्लास वो हो गई। इसको आप लिख सकते हैं महान घरानों के लोग। तो कुछ पैसे वाले लोग हो गए, या जो हमने पढ़ा था ना कि कुछ लोग थे जो टैक्स इकट्ठा करने का काम करते थे, जिनको 8-10 गांव दे दिए कि आप यहाँ से टैक्स इकट्ठा करो, तो उन सब लोगों को इस कैटेगरी में डाल दिया जाता था। और फोर्थ या लास्ट जो कैटेगरी होती थी, ये सबसे लोअर कैटेगरी के लोग थे, जिनको ये लोग फूहड़ कैटेगरी के लोग बुलाते थे। और इसमें कौन आते थे? इसमें आपके आते थे जो लोग जैसे जो शोज करते हैं, नाचने गाने का काम करते थे, सर्कस का काम करते थे, थिएटर का काम करते थे, तो उनको फोर्थ कैटेगरी में डाल दिया जाता था। आगे चल के धीरे धीरे ये जो अश्वरोही कैटेगरी है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लग गई थी, और अश्वरोही और ये महान घराने वाले लोग, इन दोनों को मिलाकर ही एक थर्ड या मध्यम वर्ग जो था वो यहाँ पे उभरा। और कहा जाता है कि राजा का भरोसा इन पर बहुत ज्यादा हो गया था, और जैसे जैसे रोमन एम्पायर बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे हर एक सभ्यता के साथ लगभग यही होता है कि धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती है तो वहाँ पे जो चीज़ें पहले बहुत अच्छी होती हैं वो कुरीतियों में बदल जाती हैं। तो रोमन एम्पायर में भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे वहाँ पर भी कुछ ना कुछ कुरीतियाँ आने लग गई। तो राजा जो था, राजा ने क्या किया, सीनेट की पावर बिल्कुल ख़त्म कर दी और इन दोनों को मिलाकर एक ग्रुप बना दिया, मध्यम वर्गीय ग्रुप बना दिया। तो जिसका काम था लड़ाई झगड़े में राजा का साथ देना और बाहर जो अभियान होंगे उसमें राजा का साथ देना। तो धीरे धीरे राजा जो है वो निरंकुश होता चला गया, तानाशाही होता चला गया, लोगों को दुख देने लगा और उसके वर्ताव कुछ इस तरीके के होते चले गए। तो यहाँ से शुरू होती है ईसाई की कहानी, मतलब ईसाई धर्म की कहानी। अब वो कैसे आती है, तो यहाँ पे थे बहुत सारे अलग अलग रिलीजन, इतने सारे भगवान, इतने सारे लोग, ऊपर से राजा तो अपनी मनमानी करने में लग ही गया था। तो यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज का धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है उस टाइम पर। तो क्योंकि राजा तो हो गया था तानाशाही, अपने हिसाब से चीजों को कर रहा था, किसी की सुनता ही नहीं था। सीनेट से निपटने का उसने तरीका ढूंढ लिया था, एक नई क्लास इमर्ज कर दी थी। तो यहाँ से शुरू होती है क्रिश्चियन मिशनरीज की इंपॉर्टेंस की कहानी। तो क्रिश्चियन मिशनरीज आती हैं कुछ यहाँ पे, और कुछ इतने पॉपुलर बिशप्स हो जाते हैं जो राजा पर कंट्रोल करने में काफी हद तक जो है वो कामयाब हो जाते हैं और राजा उनकी बात सुनने भी लग जाता है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि रोमन एम्पायर में क्रिश्चियन मिशनरीज की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब एक रोमन एम्परर खुद से ही क्रिश्चियन बन जाएगा, और यहाँ से शुरू होता है रोमन एम्पायर का लेटर फेज। अभी लेटर फेज मतलब कि थर्ड सेंचुरी बीसी के आसपास का टाइम पीरियड अब यहाँ से शुरू हो जाएगा। लेटर फेज में हम देखेंगे कि डायोक्लिशियन नाम का एक राजा आएगा रोमन एम्पायर में, यानी धीरे धीरे एम्पायर आगे बढ़ रहा था। ऑगस्टस और उसके जो आगे वाली जनरेशन्स थी वो रूल करती जा रही थी। डायोक्लिशियन का जो टाइम है वो है तकरीबन आपका
284 BCE से लेकर के 305 BCE के टाइम पीरियड के बीच में। ये वो टाइम पीरियड था जिस टाइम पर रोमन एम्पायर बहुत बड़ा हो गया था, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, और डायोक्लिशियन जो था वो परेशान हो गया था इतने बड़े एम्पायर से। तो वो क्या करता है कि एम्पायर के कुछ इलाकों को बिल्कुल छोड़ देता है, मतलब छोटे छोटे जो इलाके थे, तो आप ये कह सकते हैं कि वो एक तरीके से उनको दे देता है स्वायत्तता, मतलब आप अपने हिसाब से वहाँ पे रूल करो। तो एक तो ये कर देता है वो। उसके अलावा यहाँ से वो जितना भी एम्पायर, जितना छोटा सा एम्पायर उसके पास में बचता है, उस एम्पायर का वो फोर्टिफिकेशन करना शुरू करता है। लेकिन डायोक्लिशियन से पहले एक और बड़ी चीज होती है। तो डायोक्लिशियन का जो टाइम पीरियड है वो 3rd सेंचुरी BC के आसपास का टाइम पीरियड है। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी चीज होती है, वो ये होती है, क्योंकि अब हम आ गए हैं लेटर फेज में, तो लेटर फेज में पहुंचे कैसे। रोमन एम्पायर में बहुत बड़े क्राइसिस शुरू होते हैं 3rd सेंचुरी में, जिसको लिखा गया है तीसरी शताब्दी का संकट। आपकी बुक में एक टॉपिक है तीसरी शताब्दी का संकट, और ये वो टाइम फ्रेम आप कह सकते हैं कि जहां से रोमन एम्पायर की हिस्ट्री बदलने वाली है, जहां से रोमन एम्पायर का जोग्राफिकल लोकेशन चेंज हो जाएगा, रोमन एम्पायर थोड़ा छोटा बन के रह जाएगा और धीरे धीरे उसका डिक्लाइन मोड यहां से स्टार्ट हो जाता है। तो तीसरी शताब्दी का संकट जब आप पढ़ेंगे तो 3rd सेंचुरी में, तीसरी शताब्दी में 3 बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। और इस संकट में आपको सिर्फ उन 3 चीजों के बारे में ही पढ़ना है। नंबर 1 कि ईरानी जो एम्पायर था वो थोड़ा सा ज्यादा आक्रामक हो जाता है, मतलब अटैक्स करना शुरू कर देते हैं। तो ईरानियन जो हैं वो रोमन एम्पायर के बहुत सारे इलाकों पर अटैक्स करना शुरू कर देते हैं, और इस अटैक की वजह से क्या होता है कि रोमन एम्पायर के हाथ से काफी सारे इलाके चले जाते हैं। और दूसरा कि रोमन एम्पायर में वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। मतलब सोचिए कि करीब 1st और 2nd सेंचुरी में जो एम्पायर बड़े शांति से आराम से रूल कर रहा था, अब वहां पे डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाता है। जब ईरानियंस वहां पे अटैक करते हैं तो इस चीज का फायदा उठाकर जो आसपास के छोटी छोटी जनजातीय कबीले जैसे होते हैं ना, जो चाह रहे थे कि हमें नहीं रहना रोमन एम्पायर के साथ में, अब क्योंकि वहां पे इस तरीके का सोशल डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो इस सोशल डिस्टर्बेंस की वजह से वो लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी जो जनजातियां होती हैं ना, वो भी वहां से अलग होना शुरू हो जाती हैं। तो तीसरी शताब्दी में दूसरा संकट क्या आया, जनजातियों का आक्रमण। आक्रमण की जगह आप इसको विद्रोह भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक ही देश के अंदर होता है। तो यहाँ पे जनजाति भी अपने लिए अलग अलग स्टेट्स या अलग अलग चीजों की डिमांड करना शुरू कर देती हैं, ये लोग भी लड़ने लग जाते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी अनस्टेबिलिटी जो इस टाइम पीरियड पर आती है, वो आती है यहाँ के एम्पायर सिस्टम को लेकर। मतलब लगातार एक के बाद एक रोमन एम्पायर में राजा बदलते रहते हैं, और ये एक अनुमान लगाया जाता है कि 47 ईयर्स में कम से कम 25 राजा बदल गए। अब आप सोचिए कि वहां की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का क्या हाल हुआ होगा कि लगातार राजा बदल रहे हैं। अब जब राजा बदलते हैं तो वो बहुत सारी चीजें अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अगर एक स्टेबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए तो ये जरूरी होता है कि थोड़े से लंबे समय के लिए एक ही राजा जो है वो रूल करता रहे। लेकिन यहाँ पे 47 ईयर्स में 25 राजा बदल जाते हैं। तो ये था तीसरी शताब्दी का आपका पूरा संकट, और इसी के बाद में रोमन एम्पायर का लेटर फेज शुरू हो जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस पूरे 3rd सेंचुरी के बाद में रोमन एम्पायर का डिक्लाइन फेज अब शुरू हो चुका है। तो तीसरी शताब्दी के टाइम पर ही थे हमारे वो वाले एम्परर जिनको लग रहा था कि रोमन एम्पायर का है साइज बहुत बड़ा, और इस वजह से इस पर कंट्रोल करना हो गया है थोड़ा सा मुश्किल। तो ये कौन थे हमारे, इनका नाम था डायोक्लिशियन। तो डायोक्लिशियन को लगता था कि ये जो लड़ाइयाँ हो रही है ना, ये इस वजह से हो रही हैं क्योंकि रोमन एम्पायर का साइज बहुत बड़ा हो गया है और उस पर मैं सीधा कंट्रोल रख नहीं पा रहा। तो उसने बहुत सारे जो छोटे छोटे इलाके थे जो दूर पड़ रहे थे उनको वो आज़ाद कर देता है, और जो इलाका बच जाता है रोमन एम्पायर का, वहां पे वो किलेबंदी करना यानी फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर देता है, और फिर वो रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है वहां पे प्रांतों का, स्टेट्स का, वहां पे वो रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है, और फिर वहां पे अपने हिसाब से नए तरीके से सेना को वो साथ में काम पे लगाना शुरू कर देता है।
और जो सेनापति होते हैं, जो मिलिट्री कमांडेंट्स होते हैं, उनको एक तरीके से छूट दे देता है कि आप अपने हिसाब से इस एरिया में जो भी आपको करना है, जिस भी तरीके से आपको इस एरिया में सोशल डिस्टर्बेंस को ख़त्म करना है, आप वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे कि यहाँ तक आते आते जो सेनापति हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते चले जाते हैं। और इसके बाद में टाइम पीरियड आता है कॉन्स्टेंटाइन का। अभी जो कॉन्स्टेंटाइन है ये काफ़ी महान सम्राट हुए हैं, क्योंकि आपकी किताब में इनकी तस्वीर भी है। तो कॉन्स्टेंटाइन का जो टाइम पीरियड आता है, इन्होंने पूरे रोमन एम्पायर को और ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं ये। और इन्होंने क्या किया कि जो चीज़ें पहले से चली आ रही थी, मतलब छोटा एम्पायर, फिर उसको फोर्टिफाइड करना, तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने कंटिन्यू किया और मजबूत किया। लेकिन इसके साथ साथ ये कुछ नई चीज़ों को उसमें ऐड करते जाते हैं। अब ये क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड कर रहे हैं, तो पहला काम इन्होंने किया कि इन्होंने एक नए तरीके का सिक्का चलाया। और ये जो सिक्का था इसको कहा जाता था सॉलिडियस। सॉलिडस जो था ये 4.5 ग्राम का एकदम गोल्ड, प्योर गोल्ड का सिक्का हुआ करता था। और इसको उन्होंने लगभग अपने पूरे एम्पायर में सर्कुलेट किया, जो रोमन एम्पायर की ख़त्म होने की बहुत सालों बाद तक भी वहाँ पे चलता रहा। और ये जो सिक्का था, इसकी इंपॉर्टेंस ये थी कि क्योंकि प्योर गोल्ड का भी था, तो यहाँ पे ये भी बताता है कि किस तरीके से रोमन एम्पायर वेल्थ में बहुत अच्छा था, उनके पास अच्छा खासा पैसा था। इसके अलावा कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी कैपिटल चेंज कर दी और उसने कस्तुनतुनिया को अपना नया राजधानी बना लिया। अब इसको राजधानी बनाने के पीछे एक बड़ा कारण था कि ये जो कैपिटल जहाँ पे अभी बनाई थी वो 3 तरफ से पानी से घिरी हुई थी। तो समुद्र के रास्ते अगर कोई उन पर अटैक करने आएगा तो वो उनको बहुत आसानी से देख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि पुरानी जितनी भी कैपिटल बनाई जाती थी, तो कोशिश की जाती थी कि राजा का घर जो है वो कुछ ऊंचाई पर बनाया जाए, आसपास की ज़मीन से थोड़ा ऊंचाई पर, ताकि अगर कोई आसपास से कोई अटैक कर रहा है तो उसको पहले समझ में आ जाए या वो पहले देख सके कि कुछ अटैक हो रहा है। तो कॉन्स्टेंटाइन तो और महान निकले, तो इन्होंने क्या किया कि समुद्र के मतलब समुद्र जहाँ पे 3 तरफ से समुद्र हो, वहाँ पे इन्होंने अपनी कैपिटल जो है वो स्टैब्लिश कर ली, ताकि पानी से आक्रमण करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब अगर आप शिप्स में आएंगे तो दूर से पता चल जाएगा कि कोई आ रहा है। तो एक तो ये इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उसके अलावा इन्होंने जो अच्छा काम किया वो ये कि ट्रेड को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए इन्होंने, ट्रेड हमेशा तभी स्टैब्लिश हो पाता है जब आपके पास एक प्रॉपर पॉलिटिकल और एक मॉनेटरी फंक्शनिंग का तरीका हो। तो मॉनेटरी फंक्शनिंग के लिए इन्होंने अपना अलग से कॉइन चला दिया जो पूरे देश में एक ही था। तो इससे क्या हुआ कि बार्टर सिस्टम या बाकी सारी सुविधाएं जो थी वो खत्म हो गई। मतलब आप बार्टर सिस्टम नहीं करेंगे, सीधा कैश के बदले में अपना सामान लेंगे। तो एक तो ये नई तरीके की चीज़ें यहाँ पे शुरू हुई। इसके अलावा इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे इन्होंने तेल के लिए फैक्ट्रीज लगानी शुरू कर दी, शीशे के इन्होंने फैक्ट्रीज लगा ली ताकि वहाँ पे ग्लास मेकिंग का काम हो पाए। और इस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजीज ये लेकर आए। तो इसीलिए इनको ये भी कहा जाता है कि इनके टाइम पे सबसे ज़्यादा डिस्कवरीज हुई, सबसे ज़्यादा नई नई चीज़ों को लाया गया। तो इसलिए भी हमारा कॉन्स्टेंटाइन का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि क्योंकि रोमन एम्पायर में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन था, तो लोगों के बीच में बहुत सारी असहमतियाँ भी होती थी। और इस असहमति की वजह से जो बड़ा कारण रहा वो ये कि लोगों के बीच में धर्म को लेकर भी कभी कभार लड़ाइयाँ होती रहती थी। कॉन्स्टेंटाइन जो थे वो पहले रोमन एम्पायर थे, रोमन एम्परर थे जिन्होंने ईसाई धर्म को कबूल कर लिया था। और ये कहा जाता है कि इसके बाद से ही रोमन एम्पायर में जो स्टेट रिलीजन था उसको क्रिश्चियनिटी बना दिया गया था। मतलब क्रिश्चियनिटी को स्टेट रिलीजन की तरफ डिक्लेयर कर दिया था। और कॉन्स्टेंटाइन के बाद में धीरे धीरे यहाँ पे पूरे एम्पायर का ईसाईकरण हो जाता है। और इसके पीछे बहुत सारे कारण थे कि लोग ईसाई धर्म की तरफ क्यों झुक रहे थे, क्योंकि बाकी जो धर्म थे उनमें बहुत सारे देवी देवताओं को मानने के अपने रिचुअल्स होते थे। उसमें भी फिर कैटेगरीज होती थी। कुछ लोग थे जो खुद को उसमें फिट नहीं महसूस करते थे। जैसे सबसे पुराने धर्म में से एक है यहूदी धर्म, और वो तो खैर अभी भी चल रहा है। अभी भी बहुत सारी जगहों पे उस तरीके का आप देख पाएंगे कि यहूदी धर्म अभी भी चल रहा है। लेकिन क्रिश्चियनिटी के आने से जो एक ईश्वरवाद की जो परंपरा है वो यहाँ पे स्टैब्लिश होती है, क्योंकि ईसाई मत के अनुसार एक ही ईश्वर होता है, आपको उसी की उपासना करनी है। तो रीति रिवाजों में कुछ बदलाव आ जाता है, कुछ ईजी चीज़ें हो जाती हैं। और इसके पीछे
जो ईसाइयों के जो धार्मिक ग्रुप थे उनका बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि वो लोग बाकी धर्मों की कमियां बताकर उनकी चीज़ों, उनकी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो लोगों को कमी की तरह महसूस होती है उस चीज़ को बताकर और फिर उन्होंने ईसाई धर्म को आगे फैलाया। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ईसाई धर्म जो है वो फैलने लगता है और आगे बढ़ता है। लेकिन इसके बाद में रोमन एम्पायर जो है वो तकरीबन फिर भी मोटा मोटा 6 सेंचुरी BC के आसपास तक रोमन एम्पायर बहुत अच्छे से तो नहीं लेकिन चलता रहता है। पर बाद में रोमन एम्पायर को एक और बड़े धार्मिक ग्रुप का जो है वो सामना करना पड़ता है, जिसके बाद आप ये कह सकते हैं कि रोमन एम्पायर का पूरे तरीके से खत्म होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और ये जो धार्मिक एम्पायर है ये है आपका मुसलमान एम्पायर यानी इस्लामिक एम्पायर। और अब तक इस पूरे फ्रेम तक आते आते रोमन एम्पायर जो है वो सिर्फ बाइजेंटाइन एम्पायर के रूप में जिंदा रह गया था, क्योंकि रोमन एम्पायर का एक पार्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब सिर्फ बाइजेंटाइन के तौर पे छोटा सा एम्पायर बचा रह गया था। और उसको भी आप देखेंगे कि इस्लामिक रिलीजन के आते ही वो भी खत्म हो गया, क्योंकि इस्लाम धर्म बहुत तेजी से पूरी दुनिया में उस समय फैलना शुरू हो चुका था। पैगंबर मोहम्मद की मौत के बाद सबसे ज़्यादा इस्लामीकरण की प्रक्रिया जो थी वो तेज हो गई थी। तो इस तरीके से रोमन एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन के फेज में जाकर खत्म हो जाता है। आज अगर आप चाहें और आपको रोमन एम्पायर में इंटरेस्ट हो तो आप इटली की चीज़ें देख सकते हैं। उसके अलावा इटली के आसपास की जो जोग्राफिकल एरिया जहाँ पे रोमन एम्पायर बहुत फला फूला, वहाँ पर उनके जो अवशेष हैं, उनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो अभी भी बची हुई हैं। और इस तरीके से हमने आपका आज 3rd चैप्टर ख़त्म कर लिया। अगले चैप्टर में हम लोग इस्लामीकरण के बारे में पढ़ेंगे और तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ करिए। कुछ भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपने अपने घरों में रहिए, कोविड-19 की चेन को तोड़िए और पढ़ते रहिए। नमस्ते।